जो आपको जयंती 200 साल की मनाई जा रही है। अभी पिछले बार एक आर्य समाज के कार्यक्रम में था, आप लोगों को शायद खास तौर से मैं अध्यापक महोदय से कह रहा हूँ कि अभी यूपी सरकार ने कुछ देश के महान भावों को या जो समाज सुधारक हैं उनके बारे में उनसे कहा हुआ है कि उनके वो किताबों में उनके बारे में बताया जा रहा है। आप जो उन्होंने कहा, यदि आप इस पे विश्वास करें तो उन्होंने महर्षि दयानंद जी को उसमें ले लिया। ये सोचने वाली बात है कि आज जो लोग 200 साल 420 साल 25 साल 50 साल पहले जो भी आप सुधार कर रहे हैं उनको तो आप डाल रहे हैं, और जिस व्यक्ति ने 200 साल पहले कर दिया, जहां की जो चीजें वो की जो असंभव थी, उसके लिए आप मैं यहाँ पहले आया हुआ था, आपके पहले कुलपति महोदय ने हमें श्रद्धानंद जी के बारे में एक पुस्तक दी थी। मैंने उस पुस्तक को पूरा पढ़ा, मुझे पता नहीं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उन व्यक्ति का, उन महान आत्मा का अभी देखिए कि उनका ही योगदान है कि हम आप यहाँ पर बैठे हुए। और उस समय कहा कि जिस समय अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजी व्यवस्था थी, और किसी भी शासक का कितना जोर होता है वो आप आज भी अंदाज लगा सकते हैं, और पहले भी यही चलता रहा होगा। और मैं समझता हूं आज जितना नहीं है उतना पहले रहा। यदि आप ही की बात को कहें तो इसको कोई गलत नहीं है कि आप जो दे रहे हैं तो जो आपको मिल रहा है उससे ज्यादा है, और यही इस लेक्चर का एक यहाँ पर हिस्सा है जिसको आगे आप देखेंगे। ये पिछले साल की जब हमें मौका मिला हुआ था, हमने रोड सेफ्टी पर प्रोग्राम करते रहते हैं, उसको पढ़ाते हैं, और उसी समय की ये स्लाइड है। हो सकता है अगले बार कभी हमें मौका मिला तो इन लोगों को भी फोटो खींच लेना, तो इनकी दिखा सके। शायद एक कुछ दिनों में कुछ लोग इनमें से विद्यार्थी से अध्यापक भी बन जाए, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग बनेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस संबोधन का जो माध्यम है अपने अनुभव के आधार पर आप लोगों के भविष्य के सफलता के कुछ मूल मंत्र देना चाहूंगा। और उसमें क्या है, मैंने जो आपको पहले बताया कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि भोजन शिक्षा स्वास्थ्य का इतना वो है, लेकिन अब आप ये देखिए हमारी सरकार और समाज ने अतीत में इस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की देखभाल की होती तो आज हर आदमी के हाथ में सोने के अंडे। जो हैंड दिया गया है, इट इज द हैंड विच गिव्स द गोल्डन एग, एंड हैंड इज द एच फॉर हेल्थ, ई फॉर एजुकेशन एंड एन फॉर न्यूट्रिशन। नेक्स्ट। और मैंने जो आपको अपने बारे में बताया, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि समय को काटने के लिए अब आप व्यवस्था देखिए क्या है। आज हमारे देश की आबादी का 16.6% जनसंख्या कुपोषण का शिकार है। ये बहुत दिन की बात नहीं है, 2 दिन पहले के पब्लिक के डेटाज हैं जो इसमें डाले गए। व्यवस्था देखिए कि एक बच्ची है कि भूख के मारे मर रही है, और दूसरी बच्ची है वो कूड़े से भोजन को तलाश रही है। और ये मैं नहीं कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट को दी गई भारत सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार का मानना है कि 5 साल से कम उम्र के 65% बच्चे भूख के कारण मर रहे हैं। तो हम समझते हैं हम लोग कुछ हद तक सौभाग्यशाली हैं, कम से कम हमारे साथ वो तो नहीं। 5 साल की उम्र के बाद उन्होंने, जैसा कि मैंने पहले बताया, अब मैं आपको 3 दिन हफ्ता हुआ, 10 तारीख की बात है, 9 तारीख की बात है, 9 दिसंबर को मैं दिल्ली में था। भारत लोक शिक्षा परिषद का एकल अभियान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संगठन है जिनके परिवारजन शिक्षा के महत्व को या तो जानते नहीं है, या फिर जानते हैं तो शिक्षा लेने की उनकी सामर्थ्य नहीं। एकल शिक्षा अभियान के तहत अब तक देश के 1 लाख से ज्यादा गांव में 36 लाख लोग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे। ये उनका अनुमान है कि यदि वो एक बच्चे के ऊपर पूरे साल का जो उनका खर्चा है वो सिर्फ 22,000 रुपया, पढ़ाने का नहीं, खाने का, खिलाने का और उनका रहने का। अब आप ये देखिए, ये संस्था इतना बड़ा काम कर रही है कि जो मैंने देखा है बहुत से प्रबुद्ध जन, उसमें इंक्लूडिंग हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनकी भूल प्रशंसा की है कि जैसा कर रहे हो। और उनका लक्ष्य देखिए क्या है, वो कह रहे हैं कि हम इस देश में 1 करोड़ बच्चों को शिक्षा देंगे। इस शिक्षा का महत्व ये नहीं है
कि वो शिक्षित ही कर रहे हैं। सबसे बड़ा उसका महत्व है जिसको आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं। दे आर डूइंग द जॉब विच द गवर्नमेंट शुड डू इट। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर क्रिएटिंग द नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन। ये उन लोगों में शिक्षा दे रहे हैं जहां जिन लोगों ने स्कूल देखा ही नहीं। हमने खुद उन बच्चों को देख के उनको बढ़ाया है, उसी के बारे में आपको बता रहा हूं। और मेरा मानना है जो लोग भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य का महत्व जान लेते हैं उन्हीं को ये सब चीजें मिलती हैं जो कि आपने पहले की फोटो में दिखा है। हमारे देश में होटल्स में लाखों टन पका हुआ खाना बर्बाद हो रहा है और मिलियंस ऑफ टन रॉ, जिसको ग्रेन्स कहते हैं। आप देखें पंजाब में, यदि आपने नहीं देखा, मैं चंडीगढ़ में रहा हूं, तो आप देखिए कि सड़क के किनारे आप जाते हैं तो गेहूं वहां पे रह रहा है। यदि मैं बच्चों एक बात आपको बताऊं, कोई चीज सड़क पे पड़ी हुई है और उसकी कीमत है और हमारे यहाँ रखने की जगह नहीं, या सरकार के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो क्या ये अखबारों में नहीं दे सकते कि साहब आप एक बोरा अपने घर में रख लीजिए? ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके पास खाने की जगह, जो रहने की जगह है, तो एक बोरा 2 बोरा खाना ना रख सके? क्या हम बरसातों में, जब हमारे पास आरसीसी की बिल्डिंग नहीं थे, तो चौमासे के लिए हम लोग गेहूं रखते थे कि नहीं रखते थे? क्या वो व्यवस्था नहीं दी जा सकती है? बर्बादी को कम नहीं किया जा सकता है? ये कुछ सोचने वाली बातें हैं जिनके लिए हमें, आपको सबको सोचना चाहिए। एक ये व्यवस्था है, देखिए 1 2 3 4 टेबल पे इतना खाना है कि ये लोग खा नहीं सकते, और दूसरा ये व्यवस्था है कि बच्चे यहाँ पे खाने को तलाश रहे। ये तो हुई भोजन की बात। और वैसे भी कहा है अन्नम वै प्राण, यदि हमारे अन्न से ही हमारे शरीर है और उसी से हमारा प्राण है, तो अन्न का ये महत्व है। स्वास्थ्य एक दूसरी बुनियादी आवश्यकता है। हम तभी खुश रह सकते हैं जब हमारे पास एक स्वस्थ शरीर हो। अष्टवक्र का नाम आप सब लोगों ने, कुछ लोगों ने सुना होगा, और ये आज का अष्टवक्र है। ये बहुत दूर का नहीं है, जहां हमारा अस्पताल है इससे ज्यादा 5 किलोमीटर की दूरी होगी। यदि आपने शिव मंदिर देखा है, उसी के पास एक कोठाल गेट है, वहां पर रहता है। अब अनभिज्ञता का या इग्नोरेंस का आप इंपॉर्टेंस समझिए कि साहब ये है। और आप ये देखिए कितनी इग्नोरेंस है। इस बच्चे के माँ बाप को, फैमिली वालों को, हमारे स्टाफ ने कई बार उनको कहा है कि आप आ जाइए, हम आपका फ्री इलाज करें। मैं क्यों फ्री इलाज करूंगा? उसका कारण है कि यदि ये बच्चा चलने लगा, अपना स्वस्थ होगा, तो हमें याद रखेगा कि नहीं रखेगा? तो यदि हमने इसको ठीक कर दिया तो इसके परिवार को ठीक कर दिया कि नहीं? और यदि इसका परिवार ठीक हो गया तो हमारा देश ठीक हो रहा, कहीं कहीं से नहीं। और हम जैसे डॉक्टर्स को 1-2 लोग ही नहीं, हम लोगों में इतनी कैपेबिलिटी है कि हम हजारों लोगों को ठीक कर सकते हैं, हजारों लोगों को ठीक कर सकते हैं। तो ये हम सबका राष्ट्र निर्माण में अपने ढंग से योगदान होना चाहिए। अब ऐसी अनभिज्ञता के लिए आप कह सकते हैं इनको क्या कहें, और ये हमारे सभी में, ऐसा नहीं कि हमने एक ग्रंथ में, हर जगह लिखा है। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य में लिखा है, शरीर माध्यम खल धर्म साधन। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और इस चीज को, ये ऐसे मंत्र हैं जो हमें ही नहीं अपने दिमाग में घुस जाने चाहिए। ये चीज आपको भी, अपने छोटे भाई बहन या बड़े लोगों को जिस ढंग से है, इस बात को उनको समझाया जाना चाहिए। इस बात के नहीं कि लड़के यार तुमने ये कर दिया, ऐसा नहीं। कई बार उनको ये बात समझाने की कोशिश करो कि बेटा यदि मान के चलो, जब आपको एक दिन खाना नहीं लगेगा तो भूख लगेगी नहीं लगेगी। और आप तब खाने की वैल्यू समझते हैं, वैसे नहीं समझ पाते। और इसको भी मैं मानता हूं, इस शरीर की रक्षा करना और निरोगी रखना मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य होना चाहिए। आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम बिल्डिंगें बना रहे, कपड़े बना रहे। जैसे मैंने आपको मजाक के तौर पे कहा हुआ, इन सब लोगों से देखो, हमारे यहाँ अपने स्टाफ में हम देखते हैं कि लड़की 30 या 35 किलो की कोई भी लड़की हो, कहीं से वो लड़की लगेगी तो 2000-4000 रुपए के तो कपड़े पहने, 10,000 का फोन लेंगी, लेकिन खाने के ऊपर खर्च करने में उनको थोड़ी सी तकलीफ होती। मैं उन सब से कहता हूं कि यदि सुंदरता सिर्फ कपड़ों से नहीं है, और उसका मैं साधारण उदाहरण देता हूं बेटा, चाहे हमने पहने हो, चाहे आपने पहने हो, चाहे सब लोगों ने पहने हो,
क्या कपड़े ही पहनने से सुंदरता आती है? और यदि इसका महत्व आप देखें तो जिन लोगों ने पेट पाल रखा होगा, चाहे वो पालतू कुत्ता हो या बिल्ली हो, तो क्या वो कपड़े पहनाते हैं तभी वो सुंदर लगती है, या बिना कपड़े के भी सुंदर लगता है अपना कुत्ता है? ये कुछ सोचने वाली बातें हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। मेरा मानना है स्वास्थ्य केवल कीमती संपत्ति नहीं बल्कि एक संसाधन है जिसकी हम सभी लोगों को देखभाल करनी चाहिए। इस बात को हम पायनियर में, गेस्ट कॉलम में कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से हम इन चीजों को लिखते रहे। अब आपने कहा, ये तो हमने आपको भोजन और शिक्षा की बात कही, अब स्वास्थ्य के बारे में देखें। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में काफी विसंगतियां हैं। शहरों में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में एयर एम्बुलेंस की सुविधा है, तो जबकि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में मृतकों को ले जाने के लिए कोई वाहन भी नहीं। ये हकीकत वाली फोटो है, ये कोरोना के पहले की फोटो है कि जिसको अपने वाइफ को डेथ होने के बाद 10 किलोमीटर उसको अपने सर पे ले जाना। और इस फोटो से आप एक भी बात समझने लगे, ये गरीब जरूर है, हम सब लोगों से बहुत गरीब है, लेकिन ये कितना अपनी वाइफ को प्यार करता होगा इसका आप इस बात से अंदाज लगा सकते। और ये भी बहुत सोचने वाली बात है। तो मेरे दोस्त की बेटी की शादी में, तो शादी के बाद सब खाने में आए तो होटल में रुकने लगा। होटल में रुकने लगा तो हमने कहा यार गर्मी का टाइम था, पानी की बोतल ले लें। और पानी की बोतल सोचा आप जब होटल में रुके हैं तो वहीं से वेटर से मंगवा लेंगे। वेटर ने मेरे इतना शुभचिंतक था, उसने मुझे बताया कि साहब आप यहाँ से बोतल का पानी न लीजिए, बाहर से ले लीजिए। तो कहने लगा, आपने कहा क्यों? कहते साहब बाहर सस्ती पड़ेगी, यहाँ महंगी पड़ेगी। तो मैंने कहा यार महंगी भी होगी तो 15 रुपए की भी, 20 बोतल 20 और 25 बोतल 50 की कुछ होगी। उसने सर हमने कहा यार आप हम नहीं जाते हो जाड़ा पर, कहाँ गर्मी में जाएंगे इधर उधर, यहीं पे जो भी होगा जो बिल में लगा देगा। आप विश्वास नहीं करेंगे सर, ये सच बात बता रहा हूँ, पानी की बोतल का बिल 95 रुपए। क्या ऐसा होना चाहिए? मैंने उसको बताया, हमने कहा देखिए आपकी जगह यदि मैं होता, यदि मैं 5,000 रुपए होटल का दे रहा हूं और यदि उसको 5.5 देता तो मैं उस होटल में रुकता कि नहीं रुकता? लेकिन पानी के पैसे लेके दुख हुआ। मैंने एक बात सोची कि सर जब से आ गया, ये भी आपको सच्चा किस्सा बता रहा हूँ, जब से आ गया मैं अपने हॉस्पिटल में, मरीज जैसे ही आता है इमरजेंसी में दर्द में होता है तो हम सबको सबसे पहले उसका दर्द का इंजेक्शन लगवाते हैं और वो भी फ्री लगवाते हैं, चाहे वो लगवाए या ना लगवाए। हम उसका पैसा नहीं लेते, सिर्फ इस बात से कि भाई मरीज आए अस्पताल में दर्द के लिए और दर्द का इंजेक्शन लगने में कितना हम दल है, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, इससे ज्यादा तो नहीं लगता है। और यदि हम कुछ फीस ले रहे तो उसमें से कट, और यदि हम अपनी तरफ से ही दे रहे तो यार लाखों रुपए में यदि हमने 10 रुपए दे भी दिए कौन सा ज्यादा। अब ये देखिए कि हमारे शिक्षा में और कितना फर्क पड़ा है। अब आप देखिए कि अपने आपको शायद नहीं पता हो, मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी काउंसिल उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हूँ। तो हमारे यहाँ सर 12 उत्तराखंड में 12 तो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियाँ हैं और 24 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अब आप ये देख लीजिए कि इस समय एक हम आपके में शायद इसमें नहीं रखी हो या हमने कहीं रखा हो, इस समय मेडिकल में कुछ अस्पताल या मेडिकल कॉलेज वाले 1.5 करोड़ रुपए फीस ले रहे हैं सर एमबीबीएस। आप ये बताइए, हम और आप तो शायद कुछ हद तक है, लेकिन आप उसको बताइए जिसके पास छोटी दुकान पर चुनी की है, जिसके पास छोटा मंदिर है, धोबी है, धानुक है, मोची है, कुम्हार है, बढ़ई है, लोहार है, छोटा किसान है, मजदूर है, क्या वो कभी ये सोच सकता है कि उसका लड़का डॉक्टर बन जाएगा? अब आप ये सोचिए कि जब किसी के सपने पूरे नहीं होते तो उसमें बौखलाहट आती है या नहीं आती? रिबेलियन और टेररिज्म को कहीं ढंग से आप इसको जोड़ सकते कि नहीं जोड़ सकते? Why government and society do not understand the value of the education, that to value at the education? और यदि हम यहाँ पे देखिए, आपको हमने बहुत कुछ नहीं कहा, मैं इस बात को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ ये सब बातें कि जो मैंने अभी अनुभव किया,
आधा घंटा पहले आप लोग बहुत बोल रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, मैंने सिर्फ आपसे क्या कहा, रिक्वेस्ट ही तो की है, और कुछ कहा है कि नहीं? तो दैट हैज गॉट द वैल्यू ऑन द पीपल शुड अंडरस्टैंड। एंड दिस जो बिहेवियर चेंज है, इसके लिए सिर्फ एजुकेशन ही एक कर सकती है और कोई चीज नहीं कर सकती है, जिसको आप आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। सरकार एजुकेशन तो दे रही है, ये भी मैंने ही लिखा हुआ, लेकिन आप एजुकेशन को इसको इसलिए ना समझिए कि इट इज जस्ट द एम्प्लॉयमेंट। नो, आई नेवर एवर, हम आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करते, अपील करते कि यदि आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे कि मुझे नौकरी करनी है। नो, एजुकेशन का पर्पस है टू ब्रॉडन योर होराइजन। यदि आप इस कमरे में खड़े हैं तो हमें यहीं से दिख रहा, हम छत पे चढ़ते तो और ज्यादा दिखता, और छत पे चढ़ेंगे उससे ज्यादा दिखेंगे। अब ये इसका उद्देश्य ये, एजुकेशन नॉट ओनली गिव द एम्प्लॉयमेंट बट इट गिव्स द एम्पावरमेंट। आप कहीं ना कहीं से आपको ड्राइवरी आ गई, कार चलाने लगे, स्कूटर चलाने लगे, तो आप खुद चला सकते हैं कि नहीं चला सकते? दैट इज द वैल्यू ऑफ द एजुकेशन और द ट्रेनिंग। अब आप ये देखिए सरकारें इसको किस ढंग से कर रही है एजुकेशन के बारे में। अब भारत में सबको शिक्षा नहीं मिल रही, यदि मिल रही तो इतनी अच्छी नहीं जितनी मिलनी चाहिए। यही देश का है, ये आप फोटो से पहचान पा रहे होंगे, ये इंदिरा जी है, उनके बच्चे हैं, बच्चे भी दून स्कूल में पढ़े। और आपको बहुत लोगों को ये चीजें पता नहीं चलती, हमें भी नहीं पता थी, लेकिन कोई ऐसा आ जाता थोड़ी सी बेशर्मी में भी उन लोगों से पूछ लेते भाई दून स्कूल की फीस क्या है। इसलिए नहीं कि मुझे जाना है, लेकिन सिर्फ बताने के लिए, क्योंकि हम आप लोगों से जो 50 लोग बैठे हुए हैं, शायद आपको ये बात पूछने का मौका भी ना मिले, क्योंकि लड़का भी तो वहाँ का होना चाहिए। यदि हमने कभी काजू की बर्फी खाई नहीं है, खरीदी नहीं है, तो हमें रेट कहाँ से पता चले? तो इसमें उस समय 5 के बच्चे की आज के टाइम में फीस है वो 12.5 लाख दोनों स्कूल के प्राइवेट, और सिर्फ 12.5 लाख के बाद वो टेस्ट भी लेते हैं, और फिर ये उनका क्राइटेरिया, क्योंकि वो बच्चे सिर्फ 50 ही भर्ती करते हैं एक साल में। तो अब 50 में यही लोग आ पाते हैं। हमारे आपके पास यदि 12 लाख या 25 लाख भी हो तो हम समझते वहां पे एडमिशन नहीं ले सकते। और ये हमारा अपना एक हमारे दोस्त आए हुए थे, हमारा अनुभव है जब उन्होंने कहा। ये दिल्ली की है, ये किसी और शहर की नहीं है, गांव की नहीं, जंगल की नहीं, ये दिल्ली शहर के फ्लाईओवर पे ये ब्लैक बोर्ड बना हुआ है। आप सोचिए कि फ्लाईओवर में जो एक स्लैब लगती है, जो आरसीसी की बिल्डिंग, तो आप तो सब स्टूडेंट आप समझ सकते हैं वॉल्यूम का ही रोल है। यदि इन 3-4 को लगा लें तो एक ही स्लैब बनेगी पुल की। और यदि हम पुल का यदि 10 मीटर कम कर दें तो हम समझते 10 मीटर की स्लैब को कम करके एक स्कूल बनाया जा सकता है, बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। अब साक्षरता का जैसे कि है, इनका बहुत तो मिशन तो बहुत है कि हम ये करेंगे, और मैं इसको स्ट्रांगली मानता हूं कि साक्षरता है ये इसका दिस इज द लिटरेसी इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द एजुकेशन। मैं आपको बताऊं क्यों, आप इसको अंदाज लगाएं। यदि हम क्लास 1 में नहीं गए होते और ABCD I 1 2 3 4 नहीं सीखा होता तो क्या हम यहाँ पहुंच पाते? और कुछ बच्चों को, मेरा अपना अनुभव है, मास्टर लोग थपेड़ मार देते, बच्चे मार देते, बुलिंग करते हैं, और वो बच्चे जब पहले दिन स्कूल में जाते हैं, यदि उनके साथ ऐसा हो जाता तो वो दोबारा कभी स्कूल में नहीं घुस पाते। मैडम भी हाँ कर रही है, आप लोग भी हाँ कर रहे हैं, और सबका अपना अपना अनुभव होगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन। हमारे यहाँ हायर एजुकेशन की इतनी जरूरत नहीं है, व्हाट वी नीड द प्राइमरी एजुकेशन, क्योंकि हमारी राइटिंग वहां सुधरती है, हमारा लिखना पढ़ना वहां सुधरता, लिखने के पढ़ने के ऊपर हमारा जो रुझान होता है वो हमें तभी से जाता है। यदि कोई बच्चा आपके में ऐसा बैठ गया जो आपसे बुलिंग कर रहा, बैठने नहीं दे रहा, आपसे नफरत कर रहा, आप स्कूल नहीं जाएंगे। कहता हूँ बच्चों को, कहता हूँ यहाँ पर आए सभी शिक्षकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। और मैं खास तौर से जो लोग टीचर्स करते हैं, वो जितना महत्व हमारे आपके बनाने में टीचर्स का, मैं टीचर्स को भी कहता हूँ
बच्चों को नहीं कह रहा हूँ, हम जैसे टीचर्स को बनाने में हमारे आपके टीचर्स का है, माँ बाप के अलावा यदि किसी का अपने जीवन में महत्व है तो वो है टीचर्स का। और ये हम नहीं कहते हैं, ये बिल्कुल सच है। ये मैंने एक पोएट्री के नाते इसमें एक पूरी पोयम लिखी, लेकिन समय को और टाइम को रोकते हुए उसको नहीं लिखा, लेकिन फिर सिर्फ यही एक दोहा लिख के छोड़ दिया कि गुरु की महिमा का अंदाज आप इस संत कबीर के दोहे से लगा सकते हैं। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू खाए बलिहारी। मैं आज कहता हूं कि यदि टीचर्स को हमारे देश में वो सम्मान और वो पैसा मिलना चले जो कि मिलिट्री को मिलता है, सैनिक को मिलता है, सर देश का ढांचा बदल जाएगा। और मैं तो यहां तक मानता हूं कि फिर शायद हम लोग को मिलिट्री की भी जरूरत ना हो। सरकार को सिर्फ करना क्या चाहिए, हमारे आप जैसे टीचर्स के 2 बच्चे होते हैं, उनकी जिम्मेवारी का ठेका सरकार ले ले और पूरे देश के बच्चों का ठेका हमारे मास्टरों को, शिक्षकों को दे दे। देखिए देश में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी कि नहीं। और टीचर वही होने चाहिए जिनमें टीचर के गुण, क्योंकि सिर्फ पढ़ा ही पढ़ा सकता है। ये जब हो जाएगा तो देश का ढांचा ही बदल जाएगा। राष्ट्र निर्माण में योगदान हर नागरिक का कर्तव्य और जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब हर व्यक्ति राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देगा तो देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। यदि ऐसा होता है तो हमारा राष्ट्र की अर्थव्यवस्था दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था होगी और भारत राष्ट्र विकसित राष्ट्र की श्रेणी में होगा, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सपना है और हम सब लोगों का भी सपना है। यदि राष्ट्र का कद छोटा होगा तो स्वाभाविक तौर पे हम सब देशवासियों का कद छोटा होगा, और राष्ट्र का कद बढ़ेगा तो उसी अनुपात में हमारे देश का कद बढ़ेगा, जैसा कि हमने यहाँ पे कहा। अब आप ये देखिए, आप लोगों को, सब लोगों के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य को हम कैसे ठीक रख सकते हैं, ये बहुत सिंपल सी चीज है। ईट लेस वर्क मोर फॉर द हेल्दी हैप्पी लाइफ। ये चीजें हमें अब नहीं पता चली है कि अभी हमें कम खाना चाहिए। मैं ये आप लोगों को बताता हूँ, सब लोगों को बताता हूँ कि जिस दिन हम कम खाना खाएंगे, ज्यादा काम करेंगे, हम वैसे ही हेल्दी हो जाएंगे। उसका कारण बताता हूँ क्या है। यदि हम लोगों के साथ, देखिए हम सब लोग हैं, हजारों रुपए के कपड़े पहनते हैं, आप इतने लोग बैठे हुए, आप ये बताइए कि वजन नापने के लिए मशीन, वजनी की मशीन नाप सकती है? यदि हमारा शीशे में हम देखें मुंह खुरदुरा है तो हम ब्यूटी पार्लर के पास जाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, साफ करवाते हैं। जिस दिन हमें वेइंग मशीन में अपना वजन पता चल गया, हमारे कान खड़े हो जाएंगे कि नहीं? क्या हम लोगों के घरों में वेइंग मशीन है? करोड़ों रुपए के घर है, लेकिन 500 रुपए की वेइंग मशीन है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, जिन लोगों को, आप लोगों को यदि लगता है तो आप भी रखिए, और शायद आप वेइंग मशीन 500 रुपए की रख लें तो हो सकता आपको जिम में जाने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि जब हमारा वजन पहले से कंट्रोल होगा तो न जाने, लेकिन बढ़ गया तो घटाना मुश्किल। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम सभी को अपने काम से ही राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। मेरी राय से हम सब की पहचान जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग से नहीं बल्कि काम से। अगर ऐसा होता है तो वास्तविक अर्थों में न केवल हमारे माननीय प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत बनने का सपना पूरा होगा, बल्कि हमारी महामहिम राष्ट्रपति के वक्तव्य में जो उन्होंने पहले कहा था कि गरीब सपने भी देख सकता है और पूरे भी कर सकता है और सार्थक भी। हमारे सभी नागरिकों के सपने भी पूरे होंगे, फिर हमारा राष्ट्र बनता है एक विकसित राष्ट्र और विश्व गुरु बनेगा। एक एक्चुअली में जो अखंड भारत है उसकी जगह पे ही एक लगाया गया। आप देखिए कि हमारा भारत देश कितना बड़ा देश था, अब तो हम बहुत कम रह गए। जो मैंने पहले कहा था, सच तो यह है कि जो व्यक्ति स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन के मूल इस रहस्य को जानता है, उसी को
न केवल शारीरिक, मानसिक और वित्तीय समृद्धि मिलती है, बल्कि उसे खुशी मिलती है और उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलती है। ये ब्राजील में आपने सुना होगा, फुटबॉल बहुत खेली जाती है वहां पर और वर्ल्ड चैंपियन भी रहे। ये माराकाना स्टेडियम है, वहां की ये फोटो ली गई है। मैं, मेरी वाइफ एक वर्ल्ड ऑर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस की ब्राजील गया हुआ था, तो उस समय ली थी। मेरी वाइफ तो बड़ी कह रहे आप कपड़े उतार रहे और ये है कोई नहीं। हमने कहा भाई यहाँ मौका मिला है उतार लो, और ये बात खुशी की बात है कि नहीं, और ये दिखाने की बात है कि आदमी को खुशी के लिए ये बहुत चीजें जरूरी है। जब हमारे पास सच में हम पेट भरा होगा, ऊपर भी हमारा भरा होगा और जेब हमारी भरी होगी, तो हम खुश होंगे या नहीं। और जिनको ये समझ लेते हैं सच में, उन्हीं को ये सब चीजें उसी समय की फोटो है। उसी के बाद यही नहीं कर रहा हूँ, आप सिर्फ इस फोटो को देखिए, आपको नहीं लगता मैं और मोदी जी एक दूसरे को सालों से जानते हो? दैट इज द ब्यूटी ऑफ द मोदी जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो किसी भी, अपने को तो अपना बना ही लेते हैं और दूसरे को अपना बना लेते हैं। इसीलिए आपने दुनिया के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं या शासनाध्यक्ष हैं, उनको उन्होंने अपना बना लिया है। ये सिर्फ उनके व्यक्तित्व के कारण है और व्यवहार के। और ये इस तरह का है। हर्षवर्धन हमारा बैचमेट भी है, जो कि हेल्थ मिनिस्टर थे, और ये इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन में हमें इन्वॉल्व है। और फिर इस तरह की देखिए, मैं इसलिए है कि हमारी इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, मुझे पद्मश्री मिली हुई है। तो आप देखिए, जो मैंने पहले कहा, बहुत से लोगों ने, आपने पद्मश्री का नाम तो सुना होगा, पद्मश्री को फोटो में कहीं पे मेडल भी देखा होगा, व्यक्तिगत तौर पे तो देखा तो नहीं होगा। तो कई ये वाले रेयर जो चीजें होती है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं सुना और देखा तो बहुत है, भाई हाथ ही लगा लेने दो। तो इस फोटो को दिखा के मैं ऐसा कहता हूँ, मैं तो ऐसा लोगों का दोस्त हूँ कि लोग को अपनी शरीर को भी छूने की इजाजत दी। पहले 3 तारीख को 3 दिसंबर में लंदन में था। I was chosen as one of the 23 change makers of the world, and that has been recorded in the Guinness Book of World Records. और देखिए, इसमें आप फोटो में भी देखिए, दो बहुत अच्छी चीजें हैं। ये मेयर है हैरड्स के, लंदन के पास ही है। इज द इंडियन पुलिस, तो इंडियन का अब परचम जो है, तो ये लेडी है लंदन स्किल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की डायरेक्टर। शी इज आल्सो द इंडियन। इट बाय चांस दैट ऑल थ्री आर द इंडियंस आर, एंड द इंडियंस आर नॉट ओनली रूल द इंडिया, बट दे रूल द वर्ल्ड, बिकॉज वी हैव द पोटेंशियल, वी हैव अब हम ये जरूर कहते हैं कि हम लोगों को क्या है, जो भी इतना काम है, हमें इस काम को इस उद्देश्य से करना है। हमारे देश में क्या हो रहा है, दुर्भाग्यवश हमारे देश में तीनों क्षेत्रों में, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य में, न केवल व्यापार के सिद्धांत पे काम चल रहा, बल्कि जहां लाभ और हानि का एकमात्र सिद्धांत है, बल्कि 1-2 का 4 और 4-2 के 1 के सिद्धांत पे काम कर रहा। जहां हम 1 रुपए कमाना चाहते, हम 4 रुपए कमा रहे हैं, और जहां हमें 4 रुपए लगाने चाहिए, वहां 1 रुपए लगा रहे हैं, जिसके परिणाम हम सब लोग देख रहे हैं। और कोई भी समझ सकता, जब ऐसा रहेगा तो साहब क्या बनेगा, हम आपको लूटते रहेंगे, हमें लूटता रहेगा। तो क्या इस तरह से हम लोगों का लुटेरों का ही देश हो जाना चाहिए? ये सोचने वाली बातें हैं जो हम आपको यहाँ तक कह रहे हैं। बौद्ध दर्शन कहता है, अवर लाइफ इज सेव्ड बाय अवर माइंड, वी बिकम व्हाट वी थिंक। यदि हम लोगों को, मैं एक आपको बताऊं, चाहे ये सरकार या दूसरी सरकार, हम लोगों को सिर्फ आज के टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत नहीं है। यदि हमें डेवलप करना है तो सुप्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, जो हमारे महर्षि दयानंद ने किया है या स्वामी श्रद्धानंद ने किया है। पढ़ने के लिए एसी की जरूरत है, पढ़ने के लिए आरसीसी बिल्डिंग की जरूरत है,
होने के लिए इसकी जरूरत नहीं। सिर्फ हमें ये सोच देनी है कि हमें डेवलप करना है, तो हमें जितना पैसा ब्यूटी पार्लर में और सूट में, कड़े में, कपड़ों में, लत्तों में इस पे बर्बाद करना है, उससे ज्यादा जिस दिन हम अपने किताबों पे और किताब शिक्षा से संबंधित चीजों पे डालेंगे, हमारा सुपर स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो हम समझते हैं अपने देश में एक गांधी और अंबेडकर और नहीं बनेंगे, मोदी नहीं बनेंगे, जाने कितने अंबेडकर, गांधी एंड मोदी एंड मुर्मू बने, क्योंकि ये उस समय के लोग हैं जिनके पास ना एसी था ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देश को सुपर स्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है। अब परिवर्तन सार्वभौमिक शक्ति है, किसी भी चीज में बदलाव लाने के लिए हमें विचार और व्यवहार में बदलाव लाना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पे देखा और बताया। मैं यहाँ पर अपने आप को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज देश में नहीं, पूरी दुनिया में लोग मोटापे और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाइपर पैराथायरॉइड इत्यादि बीमारियों से जूझ रहे हैं। ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिसीजेज। आप बच्चे हो बेटा, मैं तो तुम लोगों से यही कहूंगा कि इस चीज को आप अभी इस बात को समझ जाए, अभी इस बात को समझ। मेरी समझ से ज्यादा खाना खाना, कम मेहनत करना तथा दैनिक चर्या में धूम्रपान, शराब और नशीली दवाओं को लेना, ये सब व्यावहारिक समस्याएं हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। आदित्य की बात है ना, जैसा कि गौतम बुद्ध ने कहा था, कारण है तो उसका निवारण है, और कारण है ज्यादा खाना, कम मेहनत। जिस दिन हम आपसे कहेंगे आपके जितने भी काम है आप खुद कीजिए, क्यों मम्मी से कहें, क्यों किसी का। और इसको मैंने एक एक्रोनिम दिया है जिसका निवारण है, एक एक्रोनिम दिया ड्यूज, D फॉर डाइट, E फॉर एक्सरसाइज, W फॉर वर्क एंड S फॉर स्लीप। यदि जिस दिन हम लोगों के लिए न्यूट्रिशन, पौष्टिक या संतुलित भोजन हमें मिलेगा, इसके लिए और नियमित हम काम करते रहे, काम के लिए, एक्सरसाइज के लिए, जितने भी हमारे पास डोमेस्टिक वर्क है, यदि वो आप करते हैं, आपको किसी चीज की करने की जरूरत नहीं। जो लड़के लड़कियां घर में अपना सफाई रखते हैं, पौध लगते हैं, कपड़े धोते हैं, सफाई करते हैं, घर के काम करते हैं, अरे 100 मीटर के लिए मोटरसाइकिल पे सब्जी लेने नहीं जाते हैं, ये ही बहुत काम है। मैं आपको बताऊं, मैं किसी जिम में नहीं जाता, सीढ़ियों से चलता हूं, अपना काम सब करता हूं, जबकि हमारे बच्चे और हमारे स्टाफ के लोग, अरे सर आप ही क्यों जा रहे, उसको बुला लो ना, आप क्यों जा रहे, भाग रहे, उनको बुला लो, उनको कर दो। मैं कहता हूं यही चलने का एक बहाना है, इस बहाने हम चल लेते हैं और इसके लिए करते हैं। और जब आपको 7-8 घंटे की नींद मिलेगी, नींद ना आना पागलपन के लक्षण होते हैं। आज पूरी दुनिया में आप सोचिए, अमेरिका में तो 3.5 से बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है कि जो कि नींद की गोली से, और आप बहुत लोगों को सुनते रहते हो, हम तो नींद की गोली खा लेते हैं तब भी हमें नींद नहीं आती। तो नींद की समस्या कितनी बड़ी समस्या। Everybody asked from me, जैसा कि मैंने बताया कि what is the secret of success? I tell them that the trio of behavior, knowledge and skill is the secret of success. For me, indeed, it is not only for me, but it can be for everyone. Behavior, knowledge and skill. और ये उसी सीक्वेंस में, उसी B पहले आता अंग्रेजी के अल्फाबेट में, K बाद में आता, S बाद में, और इसका हमने परसेंटेज भी दिया है। इसको हमने कॉलम लिखते रहते हैं, यदि कोई भूल जाता है तो पायनियर एस लिखिए, हमारा नाम लिखिए, आपको एक कॉलम मिल जाएगा। यदि आप ये भी भूल जाते हैं कि हमने क्या बताया, तो जस्ट रिमेंबर माय इनिशियल, BKS संजय, B for behavior, K for knowledge, S for skill, and that we write it everywhere. और इसमें ये भी दे, बिहेवियर कम्स द फर्स्ट। शादी और बच्चे तो बाद में होते हैं, सबसे पहले बातचीत ही होती है, कभी शादी। इसलिए यदि आप सब लड़कों से कह रहा हूं, लड़कियों से भी कह रहा हूं, क्योंकि लड़कियों को ये घमंड होता है कि हम तो किसी को भी प्रपोज कर देंगे तो शादी हो जाएगी। गलत है, दो लोगों का तो एग्जाम्पल दे सकता हूं। कई लड़कियों ने सलमान खान से कहा हो, आप प्रपोजल बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, बिकॉज इट इज द लाइफ टाइम। देखिए, आपको इट मैटर्स फॉर योर होल लाइफ। आप इसको इस तरह से सीरियसली देखिए कि आपको जिस लड़की को आप चाहते हैं, तो उसको चाहते हैं तो उस ढंग से तो कहिए ना कि आपकी हाँ में हाँ मिला दे। यदि उस दिन नहीं मिलाया तो जब हमारे जैसे हो जाओगे तो हम जाते हैं, तो हम मजाक में कहते हैं यार ये तो बच्चा हमारे ही होता है।
तो हमारी स्टेज हो गई है, वो तुम्हारी ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और बिहेवियर का 60% रोल, नॉलेज का 30% होता, 10% सिर्फ स्किल का होता है। उसका उदाहरण देकर, ठग का नाम सुना ही होगा, आपको लगता है ठग बहुत स्किल्ड होता है या बिहेवियर अच्छा होता है? जितने लोग भी बदमाश होते हैं उनमें से बिहेवियर ही अच्छा होता है। अरे मैं आपको अपना किस्सा, सर एक रुड़की से कोई बंदा मेरे पास आया तो कहता है सर आप मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ और आपको मैं रुड़की में मिला था, आपने जब लेक्चर दिया था, मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो मुझे विश्वास हो गया यार होगा मेडिकल। तो उन्होंने क्या समझ, क्या साहब मेरे स्कूटर का वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हम आ रहे थे स्कूटर का और लड़कों से हो गया और वीआईटी के सामने लड़कों ने धक्का मुक्की की तो मेरी तो गाड़ी तो टूट ही गई, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, गाड़ी में क्या दिक्कत है, घर चले। कहता साहब मेरा पर्स भी छुड़ा लिया। तो मुझे विश्वास भी हो गया भाई लड़के हैं, शायद छुड़ा भी लिया होगा। कहता बस साहब मुझे पैसे दे दीजिए और मैं आपको दे दूंगा। तो वो हमें गाड़ी रिपेयर के लिए तो हमने दे दिए, तो 3000 रुपये मांग रहा है। वैसे ये सच्ची घटना बता रहा हूँ। तो मैंने हमारे स्टाफ ने रोका भी, पैसे क्या है? अरे यार ने छुट्टे यार 2,500-3 हज़ार की बात है, वो कह रहा है तो दे जाएगा कभी ना कभी। वो कभी दे ही नहीं ऐसा। आज तक नहीं आया, बल्कि जब क्या है 3000 लेके गया तो थोड़ी देर कहता सब वो 3 नहीं वो 5.5 का खर्चा हुआ। तुमने कहा जब गाड़ी जा रही 1,500 तुम दे देगा, मुझे 1,500 आज तक। सो दिस इज द बिहेवियर, द वैल्यू है और सम मानव जीवन के सभी चरणों में बिहेवियर एक महत्वपूर्ण निभाता है। हम लोगों की शादियां जैसा कि मैंने पहले बताया है, और एक और आपको हम बताना चाहते हैं, एक जुलू अफ्रीकन कहावत कहती है उबुंटू गिविंटू जावन, अर्थात एक आदमी दूसरे आदमी से है। मतलब तार्त सूत्र में भी लिखा है परस्पर उपद्रव जीवा नाम। और इस बात को हमें समझना चाहिए कि हम एक दूसरे पे असर हैं। यंग हो, मैं आपको जरूर कहूंगा कि बेटा इंडिपेंडेंस के लिए आप गोल ना बनाओ। योर गोल मस्ट बी इंटरडिपेंडेंस, क्योंकि इंडिपेंडेंस की कोई लिमिट नहीं है। आज आप पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, कल के दिन ये आदत इतनी इंडिपेंडेंस हो जाती है कि आप वाइफ से भी इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। और मैं सब लड़कियों से भी कह रहा हूँ कि उनको भी यही है कि एक स्टेज आ जाती नहीं, अब तो मैं बहुत इंडिपेंडेंट, हस्बैंड से भी इंडिपेंडेंट होना चाहती है। That is not the good attitude. You must think about that, and whatever it develops, the interdependence. और हम कितने भी इंडिपेंडेंट हो जाए, still we will remain the interdependent, क्योंकि ये परस्पर उपद्रव जीवन नाम लिखा है, गलत नहीं लिखा है। हमारे पास गाड़ी, हमारे पास कपड़े, पैसा, नौकर, सब कुछ है। तो आपने कोरोना में देखा है, हवा तो हम एक दूसरे की ले रहे थे कि नहीं? पानी का तो हो गया, बोतल में हम ले चुके। आपको लगता है 400 लीटर का इतना बड़ा गैस का सिलेंडर ऑपरेशन थिएटर में इतना बड़ा होता है, जितनी बड़ी हमारी हाइट है, क्या हम गैस सिलेंडर ले जा सकते हैं? इसलिए इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। मेरा मानना है कि जीवन का आधार ही है सहयोग। सहयोग के बिना हम सबकी उत्पत्ति नहीं हुई होती, ना ही होता इतना विकास एवं विस्तार। परिवर्तन एक स्वाभाविक नियम है। जैसा कि मैंने बताया, अगर व्यक्ति, समाज और देश में बदलाव लाने की जरूरत है, तो बदलाव लाने के लिए सबसे पहले हमें विचारों को बदलना होगा। आज विचारम परम ज्ञानम, ज्ञानम परम बलम। भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, जिस तरह एक पौधे को पानी की जरूरत होती है, उसी तरह एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, वरना दोनों मुरझा जाते हैं और दोनों मर जाते हैं। Do right at the first time. जो कुछ भी काम कर रहे हैं, पहले बारी अच्छी तरह से करो। काम के बारे में कहा तो आपको जो पसंद हो वो काम करो। इसलिए हालात ऐसे कि नहीं बन पाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते। और मैं तो कहता हूँ आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी पूरा होगा जब सबको भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य मिले। एक मैं कविता के माध्यम से आप लोगों को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। ये हमारी स्पीच का लास्ट, सपने हमारे उड़ान। यह कविता क्रिया नहीं बल्कि प्रतिक्रिया है। एक कवि कहते हैं, कैसे कटती उनकी रातें जो सपने नहीं देखते। मैं कहता हूँ, कैसे कटते उनके दिन जो सपने नहीं देखते। सपनों को देखना सीखो, रात के नहीं बल्कि दिन के भी। रात के सपने तो बनायास आ जाते हैं, लेकिन दिन के सपनों को तो बुलाना पड़ता है, और रात के सपने कम ही पूरे होते हैं दिन के अधिकांश का। कवि कहते हैं, सपने होते हैं आकाश की तरह अनंत, क्षितिज की तरह अजनबी। मैं कहता हूं, अनंत को भी तो नापा जा सकता है, जैसा हमारे वैज्ञानिकों ने नापा और पहुंच गए मंगल तक।
अजनबी को भी तो बनाया जा सकता है अपना, जैसा हमारे पूर्वजों ने बनाया हम सब की तरह। वो भी तो मिलने से पहले अजनबी ही रहे होंगे, लेकिन मिलने के बाद मंत्र दिया वसुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार। कहते हैं वे अपने सपने बेच दो, उनकी तरह मैं भी परेशान हूँ, क्या खरीदूंगा अपने सपने बेचकर। सपने ही तो सच्चे होते अपने होते, यदि सपने ही बेच दिए तो बचेगा क्या चीज। सपने ही तो सच्चे होते अपने होते हैं, यदि सपने ही बेच दिए तो बचेगा क्या जीवन। सपने ही तो आधार है हमारे और आपके जीवन के, इन सपनों की नींव पर तो आज ये इमारत खड़ी है हमारी और आपकी। जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है। मैं तो कहूंगा सपनों को बुनो पालो पोसो बढ़ाओ अपनी पूरी लगन और मेहनत से। जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है। मैं तो कहूंगा सपनों को बुनो पालो पोसो बढ़ाओ अपनी पूरी लगन और मेहनत से। सपने ही तो भविष्य हमारा आपका। हाँ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों का सहयोग लो और दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए अपना सहयोग दो, क्योंकि जीवन का आधार ही है सहयोग। क्योंकि जीवन का आधार ही है सहयोग। सहयोग के बिना हम सबकी उत्पत्ति नहीं हुई होती, सहयोग के बिना हम सब की उत्पत्ति नहीं हुई होती, ना ही होता इतना विकास एवं विस्तार। आज यहाँ जो पूरा हो रहा है सपना ही तो था और क्या। हमारे सपनों को संवारने के लिए आपको धन्यवाद और आप Thank you, Professor Sanjeev, for this wonderful deliberation.